वेनेजुएला कुछ दिनों से हिंसा का शिकार बन बैठा था। उसके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई से दुनिया भर में सनसनी फैल गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अपने हिरासत में ले लिया था। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए रूस और चीन जैसे देशों ने अमेरिका की सख्त आलोचना की, जहां रूसी विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए ये कहा कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच सभी विवादों का हल जंग नहीं बल्कि बातचीत से भी किया जा सकता है। वहीं चीन ने अमेरिका के इस कदम को तानाशाही करार दिया और कहा ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। हालांकि वेनेजुएला एक संप्रभु देश है जिसके राष्ट्रपति को बंदी बनाना बड़े ही शर्म की बात है, लेकिन कुछ देशों ने ट्रंप के इस फैसले को सही ठहराया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के इस कदम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैंने बारीकी से नजर रखी है। इटली ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ मिलकर कभी मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी। हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की, पर फिर भी हमारा मानना है कि इसे खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करना सही रास्ता नहीं है। अगर बात अपने देश की सुरक्षा की हो, वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी का बढ़ावा दे रहा था। ऐसे में देश की सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि वेनेजुएला में कुछ दिनों से हो रही हिंसा के बीच गिरफ्तार हुए पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तार हुए मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी सह आरोपी बनाया गया है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जब किसी देश के बड़े नेता को दूसरे देश की अदालत में अपराधी की तरह पेश किया जाएगा। अमेरिका ने जो आरोप मादुरो पर लगाए हैं उस मामले में उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं इस मामले में मादुरो की गिरफ्तारी को राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा, कानून की जगह अब ताकत ने ले ली है। दिलचस्प बात तो यह है कि सरकारें गिराना अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रही है। ऐसे में वेनेजुएला कोई पहला देश नहीं जहां अमेरिका ने परोक्ष या अप्रोच रूप से किसी नेता को सत्ता से बेदखल कर दिया हो। उसने इसी नीति के तहत 1953 में ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की सरकार तख्तापलट के जरिए गिरा दी थी। कुछ ऐसा ही हाल चिली में भी देखने को मिला, जहां 1973 में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई समाजवादी सरकार ऑगस्टो पिनोशे नाम के सैन्य जनरल के नेतृत्व में हुए सैन्य तख्तापलट में गिर गई। इसी के बाद से चिली में सैन्य तानाशाही की शुरुआत हो गई, जिसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का पूरा हाथ था। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक से ना जाने उसे क्या हो गया है जिसके चलते उसने अपनी 80% GDP गंवा दी है। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा मिसमैनेजमेंट तैयार किया, पर अफसोस कि आज वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं। बात करें 1950 की, तो जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबरने वाली थी, तभी जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने वेनेजुएला की किस्मत में 4 चांद लगा दिया था, जिसके चलते 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बनकर उभरा था। इसी अमीरी के चलते वेनेजुएला की राजधानी कराकस की सड़कों पर लग्जरी कारें दौड़ने लगी थी। इसके साथ ही गगनचुंबी इमारतें भी खड़ी हो गई थी। लेकिन 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट मंडराने लगा तो इसकी कीमतें आसमान भी छूने लगी। ऐसे में वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। उस दौर के किस्से आज भी मशहूर है। तब वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच और विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PDVSA बनाई, जो दुनिया की सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक बनकर उभरी। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तेल निकालने जैसे बिजनेस में लगा दी। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान तक नहीं दिया। इसका नतीजा कुछ समय बाद काफी भयानक दिखा, जहाँ सुई से लेकर खाने तक के लिए वे दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे और तेल के बदले सामान खरीदने लगे। 1999 के बाद सरकार ने निवेश करने के बजाय डूबते हुए देश के भविष्य की चिंता की और मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ाने लगे। तब तक तेल की महंगाई ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरने लगी, सरकार इस कदर कंगाल हुई मानो उसकी जेब में सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। इसी के चलते
सरकारी तेल कंपनी यानी PDVSA में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को रखना शुरू कर दिया गया। इससे तेल उत्पादन की तकनीकी खराब हो गई और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति जन्म लेने लगी, जिससे देश के 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। खास बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। वेनेजुएला के पास तेल का दुनिया भर में सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत वहां से तेल खरीदने में मजबूर था। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के पास ऐसी रिफाइनरी है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत वहां से तेल खरीदने में मजबूर था। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के पास ऐसी रिफाइनरी है जो वेनेजुएला के भारी और गाढ़े तेल को साफ करने के लिए दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। वहीं ट्रंप सरकार का दावा यह है कि सैन्य ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी और वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में भी कामयाब होंगी। हालांकि वहां बदलाव आएगा या नहीं, यह तो वहां बनने वाली नई सरकार पर निर्भर करता है, वो भी तब जब अमेरिका समर्थित एक स्थिर व्यवस्था आती है। तो सालों से लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध भी खुद पर खुद हट जाएंगे, जिसके बाद से वेनेजुएला एक बार फिर से तेल के मामले में तरक्की कर सकेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज़ के साथ।